बात से सब लोग सहमत हैं कि देश आज जिन हालातों से होकर गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में देश खड़ा है, देश की जनता खड़ी है, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। मेरी कैलकुलेशन है और जिसे मैं बार बार कहता हूं, वर्तमान सरकार इस देश के 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। और अगर आपको गुलाम बनाना है तो उसका सबसे पहला तरीका है कि आप शिक्षा पर प्रहार करो। और शिक्षा पर प्रहार के 2-3 तरीके हैं कि न केवल लोगों को पढ़ने ना दो, बल्कि जो अच्छे पढ़ाने वाले हों और जो बहुजन समाज के अच्छे शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, उनको पहले तो जॉब दो ही नहीं, और अगर कोई आ भी जाए अपनी काबिलियत के दम पर, उसे निकालकर बाहर करो। और तीसरा जो इसका तरीका है और जो हो रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सरकार ने लागू की है, जिसने बिल्कुल कह दिया है कि सब कुछ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के हाथ में छोड़ दिया है कि जिसको पढ़ना है उससे फीस लो, जितनी मर्जी चाहे फीस लो। और उसके अंतर्गत एक और बात कर दी है कि जो सिलेबस तुम चाहते हो वो सिलेबस लो। तो देश में जब एक तरफ सरकार एक देश और एक टैक्स की बात करती है, तो देश में पूरी एजुकेशन एक ही क्यों नहीं होनी चाहिए, यह भी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के हाथ में आप दे दोगे, वो अपने हिसाब से सिलेबस सेट करेंगे, तो पढ़ने के लिए कितने लोग आएंगे, कौन लोग आएंगे? स्वाभाविक है कि पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए चंद गिने चुने लोग आएंगे, चंद गिने चुने समाजों के लोग आएंगे। और जो 120 करोड़ की आबादी है इस देश की, कम से कम उसमें से न कोई पढ़ पाए न कोई पढ़ा पाए, यह व्यवस्था पूरी तरह से यह सरकार कर रही है। और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर रतनलाल और इस तरह के हमारे न जाने कितने योग्य प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, पायल तड़वी, डॉक्टर पायल तड़वी, आप जानते हैं, ये सब जो हो रहा है, ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत में हो रहा है। तो एक तो जब आपको 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले शिक्षा पर प्रहार, और दूसरा जो प्रहार है कि आपका रोजगार छीन लिया जाए, आपकी कमर आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ दी जाए, यह एक दूसरा तरीका है। तो आप देखते हैं कि 2016 में जिस दिन नोटबंदी की, उस नोटबंदी के बाद से इस मोदी सरकार का एक ही काम है आज तक, इस पल तक, कि इस 120 करोड़ की आबादी की पूरी कमर तोड़ दी जाए, ये आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर दी जाए, और वो हो रही है, हम सब देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। और सरकार इस देश की कहती है कि इस देश में 10% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 25,000 और उससे ऊपर है। यह सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं। इसका मतलब यह है कि जो 90% आबादी है वो ऐसी है जिसकी आय 25,000 पर मंथ से कम है। एक और आंकड़ा है इसमें, और वो आंकड़ा यह है कि लगभग 80% आबादी वो है जिसकी मासिक आय 10,000 रुपए पर मंथ भी नहीं है। तो आप लोगों की कमर कैसे टूट रही है, आप इससे समझ सकते हैं। एक और आंकड़ा आया है, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो कहती है, या मोदी गला फाड़ के जो बकवास करता है, ये सारी स्थितियां उसके कहने में और जो हमारे सामने स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? एक आंकड़ा आया सरकारी अभी, वो आंकड़ा कहता है कि देश में 15 साल से लेके 29 साल 15 साल से लेके 29 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, इनकी कुल आबादी है 38 करोड़। इनमें से मात्र
बेरोजगार है, 31 करोड़ लोगों के पास में कोई रोजगार नहीं है। और ये कौन है? ये कौन है 31 करोड़? ये सारे के सारे नौजवान हैं, इस देश की युवा पीढ़ी है। तो इस देश की युवा पीढ़ी को आपने बेरोजगार करके, शिक्षा से वंचित करके तबाह आप कर रहे हैं। और कहते हैं, ढोल ये पीटा जाता है कि भारत 60% यूथ है और है तो हम दुनिया पर राज करेंगे। पहले उन्हें रोजगार तो दे दो, पहले उन्हें शिक्षा तो दे दो। तो आपको शिक्षा से वंचित कर दिया, आपको रोजगार से वंचित कर दिया। और एक तीसरा काम है कि आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन न मिल पाए, किसी भी तरह की। उस सब के लिए जो एक्ट है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई एक्ट, उसको बेकार कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार की इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी को लीक ना हो जाए। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस समय नोटबंदी की गई, फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं था कि नोटबंदी हो रही है। यही तो हुआ ना, आप सब जानते हैं इस बात को। सो ऐसी कई चीजें हैं जिनके विषय में सरकार के जो मंत्री हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर हैं, उनको पता नहीं होता। तो कितनी सीक्रेसी सारी बढ़ती जाती है, आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। एक और चीज की है कि इंफॉर्मेशन इसी तरह से नहीं, जो मीडिया है वो मीडिया को, जो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आप कहते हैं, जिसको आज की तारीख में एक बड़ा बढ़िया शब्द है गोदी मीडिया, वो जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार की गोदी में बैठ गया है। तो कुछ भी उस मीडिया के माध्यम से आपको नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? वहां से पहुंचेगा आपको जो सरकार चाहती है आपको दिखाना, आपको बताना। और इस सरकार के पास में झूठ बताने के अलावा, आपको गुमराह करने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, दूसरी कोई चीज उसके पास है नहीं। तो आप जो आज देख रहे हैं, सारी मिस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और मिस इंफॉर्मेशन भी क्या, केवल और केवल रेडियो रवांडा की तरह लोगों तक सांप्रदायिक हिंसा की बातें, हिंदू मुस्लिम, केवल यही चलता है हर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर। यह स्थिति है सरकार। तो आपको कुछ नहीं पता लगेगी। एक और चीज जो सरकार पिछले अभी इसी बजट में उसने अनाउंस किया था, हम लोगों को इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, क्या अनाउंस कर रही है, एक्चुअल में क्या कर रही है, इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। तो सरकार ने अभी पीछे बजट में अनाउंस किया था, हम 200 चैनल नए खोलेंगे एजुकेशन के लिए। क्या एजुकेशन दोगे आप? 200 चैनल खोलोगे। अभी कोरोना काल में सबने देखा, मात्र 23% बच्चों, हम यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं ना इस समय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी 60% से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनके पास में नेट की एक्सेस ही नहीं थी, इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं थी। कैसे वो एग्जाम दें? दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश की राजधानी में है। और टोटल जो था पूरे देश में, मात्र इंटरनेट के माध्यम से 23% बच्चे ही पढ़ पाए, 77% बच्चों तक एक्सेस ही नहीं थी। 77%। आप नेट की बात कर रहे हो, अरे नेट के लिए पैसा तो चाहिए, 250-300 रुपए का तो महीने का चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आप फ्री में दे रहे हो? नहीं, आप कहीं फ्री में नहीं दे रहे हो। तो उसके लिए नया एक्सेस चाहिए। दूसरी बात, केवल वैसे नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, नहीं तो आपको टैबलेट चाहिए, नहीं तो आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ये फ्री में आती है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, उस देश में आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो नेट की एक्सेस कर लेंगे क्या? वो जो 20,000 का 25,000 का मोबाइल आता है, जो लैपटॉप आता है, क्या उसे ले लेगा वो? और वो नहीं होगा तो उसके पास एजुकेशन कहां से पहुंचेगी? इसके अलावा भी अगर मान लेते हैं एजुकेशन पहुंचेगी, तो 200 चैनल आप चला रहे हो एजुकेशन के लिए, क्या एजुकेशन दोगे आप? एजुकेशन वही दोगे जो तुम चाहते हो। और वो क्या चाहते हैं? वो मनुवादी व्यवस्था को इस देश में लागू करना चाहते हैं। उसी के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? इस देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लोगों को उनकी नागरिकता खत्म करना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं। और इसी को वो सारा उसी चैनल के माध्यम से देंगे, आपको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये है सरकार की नीति। जैसे आज का मीडिया, गोदी मीडिया, सरकार का फोपो बनके, सरकार का प्रवक्ता बनके जो सरकार चाहती है वो ही केवल कह रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कह रहा। कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो मीडिया ये कर रहा है,
200 चैनल खोल के भी आप यही करोगे। इसका मतलब यह है कि देश की तबाही के बर्बादी के सारे इंतजाम आप कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार की है। तो आप गुलाम बनाना है तो मैंने बताया आपको, एजुकेशन खत्म, रोजगार खत्म, इंफॉर्मेशन खत्म और मीडिया खत्म। फिर आप क्या करेंगे? यही काम ये सरकार कर रही है। ऐसे में जब आप जनता समझेगी नहीं और जनता सड़क पर नहीं आएगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी नहीं, तब तक कुछ बचने वाला नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लगातार पिछले 5 साल से बात कर रहा हूं। आज की लड़ाई राजनेताओं की लड़ाई नहीं है। आज की लड़ाई आपके नेताओं की नहीं है। कोई नेता नहीं बनेगा आपकी लड़ाई लड़ेगा। सारे के सारे बंधुआ मजदूर है जिस पार्टी के हैं, सारे के सारे गुलाम हैं, सारे के सारे निकम्मे हैं, स्वार्थी हैं। समाज का कुछ उन्हें दर्द नहीं है, समाज से कोई लेना देना उनका नहीं है। ये लड़ाई आपकी है। नेता का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो सरकार में रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे, चाहे जीते या ना जी हारे, कुछ भी हो, नेता का कुछ नहीं बिगड़ता। वो सब अपनी मैनिपुलेशन करते हैं और इतना लूट लेते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? आम जनता को फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा डॉक्टर रितु जैसे लोगों को, फर्क पड़ेगा डॉक्टर जो रतनलाल जी हैं ऐसे लोगों को, इनको फर्क पड़ेगा। और साथियों, इनके अलावा और भी जो काबिल लोग हैं उन पर फर्क पड़ेगा, उनको आने नहीं दिया जाएगा। मैंने कल एक उदाहरण अपने पिताजी का बताया था, उसमें एक चीज और ऐड करता हूं। जब हाई कोर्ट से हम केस जीत गए, पापा की रिटायरमेंट की उम्र हो गई 98 में, उसके बाद वो जजमेंट आया, हम जीत गए। उसके बाद में हाई कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लाहौटी ने बड़ी लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि हाई कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ यहां सुप्रीम कोर्ट में आई है। और हाई कोर्ट कह रही है जो आप उसकी मंथली जो उसकी रिपोर्ट देते हैं उसमें बाकायदा आप कह रहे हैं कि इस आदमी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, बावजूद उसके तुम यहां आ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में किया। एक और बात जो पिताजी ने वो डाला की थी कि मेरा एलिवेशन एज हाई कोर्ट जज होना चाहिए, वो हमारे उस मुकदमे के बाद तब आया जब 2 साल बाद पापा की उम्र 62 साल की हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 62 की जब उम्र हो गई, उसके बाद में कहा कि आप बिल्कुल सही करें, आपको 91 में हाई कोर्ट जज बना देना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, अब तो आपकी उम्र 62 साल की हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इन्फ्रेक्चर्स हो गई। ये है मानसिक रूप से जो गंदगी दिमाग में फैली हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर हम सबको, हमारे समाज के जो लोग हैं, इस शोषित पीड़ित समाज के जो लोग हैं, इस बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको कहां कहां किस किस स्तर पर रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, वो स्थिति हमारे सामने है। आपको न्याय न तो आपको यहां पे मिलेगा, नेताओं के पास मिलेगा, न तो सरकार देगी, न कोई और प्रशासन देगा, और न ही अदालतें आपको इंसाफ देंगी। इसलिए इंसाफ अगर आपको चाहिए, अपनी पीढ़ी अगर आपको बचानी है, डॉक्टर रितु और डॉक्टर रतनलाल जैसे लोगों के साथ कुछ ना हो सके, इनको बाकायदे जिसके हकदार हैं वो हक इन्हें लगातार मिलता चला जाए। हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल। मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही, यहां से जो लोग बोल रहे हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही, भाई महमूद पराचा की बात समझ में नहीं आ रही, तो आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। लड़ोगे तुम जरूर, आज नहीं लड़ोगे तो कल लड़ोगे, कल नहीं लड़ोगे तो परसों लड़ोगे, परसों नहीं तो अगले दिन। बेहतर ये होगा अगर अभी समय रहते लड़ लोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बच जाएगा, अन्यथा तो कत्लेआम होना ही है। जिस तरफ सरकार ले जा रही है, इस देश में गृह युद्ध पक्का है। 2024 के इलेक्शन के बाद उसका नजारा आप देखना। आज जो बात मैं यहां कह रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा होकर आप देखना, अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो देश का क्या हाल 1 साल के अंदर अंदर, यानी 2025 से पहले क्या हाल होगा, अपनी आंखों से आप देखना। ये स्थिति है और ये बड़ी गंभीर स्थिति है साथियों। हमें इस सारी स्थिति को बदलना पड़ेगा और लड़के बदलना पड़ेगा। एक और उदाहरण बताता हूं, मेरा सबसे छोटा भाई, देखिए बेईमानी कहां कहां होती है, डॉक्टर रितु सुने, केवल आपके साथ नहीं, बेईमानी कहां कहां होती है। मेरा सबसे छोटा भाई है, बहुत काबिल बच्चा है, उसका उत्तर प्रदेश ADG के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए, उसने जो जनरल के नंबर आते हैं उनसे ज्यादा प्री में लिया, जनरल के जितने नंबर आते हैं मेंस में उससे ज्यादा लिया। लेकिन इंटरव्यू में 250 नंबर का इंटरव्यू 80 नंबर कंपलसरी कर रखे हैं, उसमें जानबूझकर 70 नंबर
दिए, और एक लड़की जो जनरल समाज की थी गई और 2 मिनट पर रोते हुई बाहर आ गई, उसको 160 नंबर मिले, और मेरे भाई को 60-80 के बजाय 70 नंबर दिए, तो वहां से बाहर ही कर दिया। हमने लड़े, हम हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हर जगह मानसिकता वही है, और मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। जानबूझकर रोका गया, नहीं तो मेरा भाई हमसे 3 साल पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बन गया होगा। मैं आपको आप बीती बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा, किसी की कही हुई बात नहीं बता रहा, मैं आप बीती। इन सारे अन्यायों को, अत्याचारों को हम रोज देख रहे हैं। आप कहते हैं मैं इसलिए सड़क पर हूं रात दिन, कोई बात नहीं, मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, कोई बात नहीं, मेरे पिता को नहीं मिला, मेरे समाज को तो मिले, लोगों को तो मिले, ताकि कम से कम समाज तो आगे बढ़े। इसलिए 24 घंटे सड़क पर रहता हूं, कहीं भी कोई आवाज उठती है मैदान में आपको मिलूंगा, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के। ये स्थिति है साथियों, इसे हमें लड़ना, इसलिए हमें लड़ना। और हम डॉक्टर रितु, आप विश्वास रखें, हमें रात दिन भी आपके साथ बैठना पड़ेगा, लगातार बैठेंगे। आप देख ही रहे हैं, आज क्योंकि सुबह से कोर्ट में थे, मैंने कहा था हम लोग अभी सब आ रहे हैं, तो इसलिए अब हम शाम को आए, नहीं तो हम सुबह से ही आपके साथ में होते हैं। और आप विश्वास रखिए, कोर्ट का काम जिस दिन नहीं होगा, हम पूरे दिन होंगे, कोर्ट का काम होगा तो उसे करने के बाद हम आपके बीच में होंगे, लगातार कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आपको चलेंगे।